गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गना शॉट। गना शॉट में आप सबको स्वागत है। वणक्कम एंड जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के बारे में। क्या ये पाकिस्तान का हमस है? राइट, इट्स इंटरेस्टिंग थिंग। इसके बारे में मैंने लिखा भी है, पर मेरे विचार तो दूर रखिए। आज हम इसके बारे में बात करेंगे, इस विषय के बारे में, जनरल सतीश दुआ के साथ। जनरल सतीश दुआ, वेलकम टू गना शॉट वंस अगेन। प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। जय हिंद सर एंड जय हिंद एवरीबॉडी। थैंक यू वेरी मच मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए, और एज ऑलवेज इट्स अ प्लेजर टू टॉक टू यू। थैंक यू। जैसे आपको पता है, पिछले कुछ दिनों से टीटीपी की गतिविधियां बढ़ रही हैं, इनके अटैक्स ज्यादा हो रहे हैं, और यहाँ तक ये एक वीडियो दिखाऊंगा जो काफी वायरल हो रखा है। राइट, ये जो वीडियो है, इट वाज व्हिच द टीटीपी हैड पुट आउट, और उन्होंने पब्लिसाइज कर दिया है आफ्टर द लेटेस्ट अटैक, जिसमें इन्होंने 30 सुनने में आ रहा है कि 30 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार गिराया है। राइट, अगर आप देखोगे तो ये अटैक बढ़ते जा रहे हैं। एक और ये है, दूसरी ओर ये लग रहा है कि इन्होंने, टीटीपी ने इस पूरा इलाके में कंसोलिडेट कर दिया है। their hold on the Khyber Pakhtunkhwa area and along the Durand line, where पश्तून्स जो हैं उस साइड भी हैं, इस साइड भी हैं। और तीसरी बात यह है, इसके साथ साथ there are similarities between Hamas and TTP and the general situation of Israel and Palestine, क्योंकि एक पाकिस्तान ने पिछले महीने हुक्म दे दिया है कि जितने अफगानिस्तानी हैं, अफगान हैं पाकिस्तान के अंदर, तकरीबन 3 million odd people are to go back, right, whether they have documents or not or otherwise. Already सुनने में आया है 4-5 लाख लोग तो चले गए निकाल, और they are not being allowed to go very easily. पैसा लेके नहीं जा सकते, उनका लाइफ स्टॉक लेके नहीं जा सकते, जो उन्होंने पूरा कमाया है उनकी जिंदगी भर यहीं छोड़ के जाना पड़ रहा है। तो इस माहौल में I would like to listen to your views and then we can have a discussion. थैंक यू जनशंकर, आपने मौजूदा हालात बहुत अच्छे तरीके से समराइज कर दिए हैं। लेकिन अगर आप मुझे दो एक मिनट थोड़ा बैकग्राउंड बताने के लिए भी दें, ताकि व्यूअर्स को प्लीज आप जितना जो मर्जी आप बात कर सकते हो। बहुत बड़ी हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग, सो दैट एवरीवन इज ऑन सेम पेज, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो बाउंड्री है वो ड्यूरैंड लाइन कहलाती है। ड्यूरैंड लाइन अंग्रेजों ने बनाई थी, मेरे अगर ठीक याद है तो 1893 में अंग्रेजों ने स्थापित की थी, लाइन खींची थी। वो अंग्रेज हुकूमत जहां थी, पूरा जो अभी इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान है, वो सब मिलाकर के अफगानिस्तान के साथ, वहां से रेडर्स आया करते थे। उन इन्वेडर्स को रोकने के लिए वहां पे उन्होंने अपनी डिप्लॉयमेंट की थी ड्यूरैंड लाइन पे। लाइन खींच देने से, बॉर्डर बना देने से एथनिसिटी नहीं खत्म हो जाती, क्योंकि पश्तून इलाका है और ड्यूरैंड लाइन के उस तरफ भी पश्तून है, इस तरफ भी, यानी पाकिस्तान के जो खैबर पख्तूनख्वा वाला स्टेट है उसमें भी पश्तून है, बल्कि बलूचिस्तान के उत्तर में, नॉर्थ की तरफ जो इनसे मिलता है, उसमें भी पश्तून है। तो पश्तून सब जगह है। अब इनकी एथनिसिटी, ट्राइबल लॉयल्टीज, वो सब रहती हैं। सही कहा जाए, सही मायनों में तो अफगानिस्तान ने और जितने भी पश्तून हैं खैबर पख्तूनख्वा में, पाकिस्तान में भी, उन लोगों ने आज तक कभी ड्यूरैंड लाइन को नहीं माना। वो ओपनली कहते हैं। अब तो तालिबान की सरकार आ गई है पिछले 2 सालों से, तो
तो ये सरकार तो कहती है हम तो इस ड्यूरैंड लाइन को मानते ही नहीं है। पाकिस्तान ने कुछ फेंसिंग बॉर्डर पे बनानी शुरू की थी, उन्होंने फेंसिंग उखाड़ दी। अब तो ये मैं एक समझाना चाहता था कि पश्तून डायनेमिक्स क्या है। इस डायनेमिक्स के चलते जो भी हम, आपने टीटीपी की बात की, तहरीके तालिबान पाकिस्तान एक टेररिस्ट ग्रुप है जो पश्तून के इलाके में है, और इसको शय मिलती है जितने भी पश्तून हैं ड्यूरैंड लाइन के उस तरफ भी। तो इनके कई बेसेस उस तरफ हैं जहां पे पाकिस्तान आर्मी अटैक नहीं कर पाती है। बीच में जब अमेरिका यहां पे था तो उन्होंने काफी अटैक किए, ड्रोन अटैक किए, अमेरिका ने इनकी मदद की, उससे और एलियनेशन बढ़ी और रोष बढ़ा पश्तूनों में, क्योंकि उसमें कई हत्याएं हुई, कोलैटरल डैमेज हुआ, कई और चीजें हुई। तो अब क्या हालात हैं? अब हालात ये हैं कि जो पश्तून जो कैंप्स उस तरफ हैं ड्यूरैंड लाइन के, यानी कि अफगानिस्तान के बॉर्डर की सरहद में हैं, उनको शय मिलती है तालिबान की सरकार से। हालांकि ओरिजिनली तालिबान एक पाकिस्तान की क्रिएशन है। जब रशिया यहां पर रशियंस आए थे 70s में, तब ये उनकी क्रिएशन है, लेकिन अब वो सरकार में है, अब वो शय देते हैं टीटीपी को। और 2021 में जब अफगानिस्तान ने तालिबान, अमेरिकन चले गए थे और जब यहां इन्होंने अपनी सरकार संभाली, तो पाकिस्तान ने तब सोचा था कि अब तालिबान आ गई है, हमारे लिए सब हालात ठीक हो जाएंगे, क्योंकि वो सोचते थे उनका इन्फ्लुएंस है तालिबान पे। लेकिन हालात ने जैसे समझा दिया, हमें दुनिया को दिखा दिया, ऐसा नहीं है, तालिबान इनके कंट्रोल में नहीं है, बल्कि तालिबान इनसे काफी टीटीपी को मदद क्या करती है, बल्कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान को शय देती है, सपोर्ट देती है, बेसिस देती है। तो ये है डायनेमिक्स आज की। आपने ऑलरेडी बता दिया है कि कितने अफगान रिफ्यूजीज यहाँ आ चुके हैं, वहां से पीड़ित हैं, और सारे रिफ्यूजी नहीं है, कुछ तो रहते हैं जो कुछ सालों से रह रहे हैं, जिनके पास प्रॉपर्टीज हैं, सब है। और जैसे आपने बताया कि उनको प्रॉपर्टीज ले जाने नहीं दिया जा रहा, माल मवेशी नहीं ले जाने दे रहे, मेरे ख्याल से कैश पे भी रिस्ट्रिक्शन है कि 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं ले जाने दे रहे, या ऐसे कुछ चीजें हैं। तो अब उनके लिए जिंदगी बड़ी नर्क बन गई है। यहां से उनको भगाया जा रहा है, 3-4-5 लाख तो भगा दिए हैं ऑलरेडी, औरों को भी बोला जा रहा है जाने के लिए, कोई डेडलाइंस दी हैं। और उधर अफगानिस्तान नाराज है और जो पश्तून इलाका है वो नाराज है। और आखिर में मैं ये खत्म करने से पहले दो पहलू बताना चाहता हूं। एक, पश्तून का इस्तेमाल, पश्तून एक जंगी कौम है, मतलब एक ऐसे ट्राइबल है जो फाइटर्स हैं। इनका इस्तेमाल पाकिस्तान ने 1947 में किया जब कश्मीर में इन्वेडर्स लाए। इसका इस्तेमाल उन्होंने 1965 में किया इनका, जब उन्होंने ऑफ जिब्राल्टर लॉन्च किया इंडिया में। उन्होंने उम्मीद की थी कि कश्मीर में भी सपोर्ट मिलेगा, वो हुआ नहीं। इसका इस्तेमाल जियाउल हक ने किया जब रशिया इधर आया, तो उन्होंने फिर मुजाहिदीन जब खड़े किए तो ये पश्तून जो है वो फाइटर्स उसमें भेजे गए। और एंड लेट 80s में, 88-89 में जब कश्मीर का मसला शुरू हुआ, तो अब वो रशिया वापस जा चुका था, तो ये फाइटर्स विदाउट ए कॉज वहां पे दहशत फैला रहे थे पाकिस्तान में, तो उन्होंने उनका रुख हमारी तरफ कर दिया, कश्मीर की तरफ। और हम देख रहे हैं पिछले 35 साल से किस तरीके से ये, जिसको वो जिहाद कहते हैं, चल रही है। तो पश्तून फाइटर्स का इस्तेमाल पाकिस्तान ने हमेशा किया है। और इससे मुझे याद आता है हिलरी क्लिंटन का, जब वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, उनकी पाकिस्तान के दौरे पे पाकिस्तान में आके उन्होंने ये सेंटेंस कहा था, इफ यू रेयर स्नेक्स इन योर बैकयार्ड देयर इज नो गारंटी दैट दे विल नॉट कम टू बाइट यू, और मतलब वर्ड्स टू दैट इफेक्ट, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था। तो अगर आपने सांप पाले हैं तो सांप आपको भी काटेंगे, और आज जो है वही हो रहा है। मैंने कहा था मैं दो बातें बताना चाहता हूं, एक ये हो गया। दूसरी एक चीज मैं कहना चाहूंगा, वो ये है कि एक और मूवमेंट है, पाकिस्तान पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, पीटीएम। एक और पार्टी है, एक और है जो पश्तून आजादी मांगते हैं। तो अगर इजाजत हो तो मैं इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। प्लीज बोलिए। तो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो है वो
ऐसे फाइटर नहीं है, लड़ाई वाले नहीं है जितने ये करते हैं। वो थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं, वो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, वो समझते हैं, उनकी समझ ज्यादा है। और पाकिस्तान आर्मी ने जब आर्मी, क्योंकि उनकी आर्मी का ही दबदबा है पाकिस्तान की हुकूमत में, पाकिस्तान आर्मी ने उसको एक बड़ा खतरा मान करके उन्होंने टीटीपी को शह दी। पहले आज से 8 9 10 साल पहले इन्होंने टीटीपी को शह दी कि टीटीपी इसके खिलाफ एक अच्छा एक काउंटर बन जाएगा, लेकिन उल्टा हुआ। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं जनशंकर और अपने व्यूअर्स को। एक जब हमारी कश्मीर में लड़ाई चल रही थी 90s में, तो एक ऐसा ही ग्रुप हमारा भी हुआ था। जेकेएलएफ के बारे में सबको मालूम है, और उसके बाद जो हिजबुल मुजाहिदीन बना, और बाद में जो फॉरेन ग्रुप्स लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद आए, और इसके अलावा बहुत सारे ग्रुप्स आए बीच में। एक ग्रुप था जेकेएसएलएफ, जम्मू कश्मीर स्टूडेंट लिबरेशन फ्रंट। ये जेकेएसएलएफ, जैसा कि जाहिर है नाम से, स्टूडेंट, ये पढ़े लिखे लोग थे, और ये बहुत जल्दी डिसइल्यूजन हो गए पाकिस्तान के मंसूबों से। यानी कि पाकिस्तान की क्या एम्स हैं, वो समझ गए कश्मीर में क्या करना चाहते हैं। तो जेकेएसएलएफ में जब कैंप्स में गए, मैं इनमें से कई लीडरों से इंटरेक्ट कर चुका हूं पर्सनली, और अभी आपको मैं बताऊंगा कैसे कैसे मेरा इंटरेक्शन, मेरा कनेक्शन क्या है उनके साथ। मतलब कोर कमांडर रहा हूं मैं कश्मीर में, और बहुत अलग अलग रैंक पे सर्विस की। उसके अलावा क्या हुआ है कि ये जब डिसएंचांटेड हो गए, डिसअपॉइंट हुए पाकिस्तान से, ये ऑटोनॉमी चाहते थे। वेरएज पाकिस्तान चाहता है कि जो कश्मीर, जब भी इनकी मांगे नहीं है कि कश्मीर पाकिस्तान में मिल जाएगा। तब ये जब डिसइल्यूजन हुए तो अर्ली 90s में जेकेएसएलएफ ने एक छोटा और ग्रुप बनाया और सरेंडर कर दिया। इखवान उल मुसलमीन, मुसलमान नहीं, इखवान उल मुसलमीन के नाम से एक ग्रुप बनाया। उसके लीडर थे कुका पैरी। अब आपको नाम से शायद अंदाजा हो गया होगा, या जिन्होंने सुना है उनको अंदाजा हो गया होगा कि वो सरेंडर्ड मिलिटेंट्स के साथ भारतीय फौज ने, भारत सरकार ने इखवान बनाया। 9 साल तक इखवान ने, जिसमें कि सरेंडर्ड टेररिस्ट थे, ज्यादातर जेकेएसएलएफ के यानी इखवान मुसलमीन के थे, वो उन्होंने बहुत मदद की आर्मी की, पुलिस की, बाद में राष्ट्रीय राइफल्स खड़ा हुआ तो राष्ट्रीय राइफल्स की, और हमने उससे फायदा उठाया। तो एनीवे, चर्चा का विषय कुछ और है, बट मैं अंत में ये कहना चाहूंगा कि इखवान उल मुसलमीन जो है, इखवान जो है, उन्होंने 1996 के इलेक्शंस करवाए, और उसके बाद इनको बंद कर दिया गया 2003 में। जब बंद किया गया तो 2004 में हमने एक टीए की बटालियन खड़ी की, जिसमें सारे सरेंडर टेररिस्ट जो इखवानी थे और कोई और भी, उनको लिया। और वो मेरी रेजिमेंट की बटालियन है, 162 टेरिटोरियल आर्मी बटालियन, जो इसमें सरेंडर टेररिस्ट थे। मैंने इसके बारे में हाल ही में किताब लिखी है नजीर वानी के ऊपर। इनफैक्ट जनवरी में वो किताब जनरल रेमिनिसेंस के नाम से जनवरी 8 या 10 को रिलीज हो रही है। ऑलरेडी वो प्री ऑर्डर स्टेज पे है, अमेजोन में भी अवेलेबल है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता था मेरा कनेक्शन क्या है। तो अगर पाकिस्तान ने पीटीएम को एक्चुअली दबा दिया, अगर इस एनालॉजी से देखें, तो अगर वो दूसरे रुख पे चले होते तो शायद वो कुछ और कर पाते। थैंक यू जर्सी। आपके बात बिल्कुल सही है। जो आई एक्चुअली एग्री विद जो भी आपने बोला, उसके साथ मेरा पूरा सहमति है। मैं सिर्फ 2-3 चीज मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ जो आपने बोला। ये पाकिस्तान ने ये जितने पश्तून लोगों को हमारे यहाँ तो भेज दिया। उसके बाद जब ग्लोबल वॉर ऑन टेरर हुआ था, उन्होंने तालिबान को शह दिया और उल्टा अफगानिस्तान भेज दिया इन्होंने। ठीक,
अभी 20 साल वहां घूमते रहे, और टीटीपी जो है वो, ये पाकिस्तान मानता था कि ये तालिबान जब हमारा कंट्रोल में आएगा तो टीटीपी भी हमारा कंट्रोल में होगा। Yeah. तो इसीलिए इन्होंने उनको मदद किया और पीटीएम को मदद नहीं किया, और पीटीएम को बोला कि डेमोक्रेटिक मूवमेंट है उसको दबा दो, क्योंकि अवाम अगर भड़केगी तो प्रॉब्लम है, ये तो मिलिटेंट ग्रुप है, इनको मना लेंगे। वो तो हुआ ही नहीं। और ये पिछले अगर 5-6 साल देखेंगे, उनके तो वो उनका जो एक्सरसाइज हुआ था अगेंस्ट तालिबान 3-4 साल पहले, और उस वक्त दे डेसिमेटेड तालिबान एंड दे पुश। तालिबान ने क्या किया उससे, दे डेसिमेटेड टीटीपी इन दिस पश्तून Yeah. एरिया एंड पुश देम अक्रॉस टू ज़रबे आज़म, ज़रबे आज़म, ठीक है। तो वो वहां रहे। अब देखिए, टीटीपी जो है ऑपरेट करता है इस इलाके में, शय लेता है उस इलाके में, अफगानिस्तान में। और पिछले 20 साल से ये 2021 से पहले तालिबान शय इधर लेता था और ऑपरेट करता था अफगानिस्तान में, राइट। सो इनका, और इसके वजह से ये टीटीपी और तालिबान का जोड़ जो है ना काफी सॉलिड है, बिकॉज दे बीन हेल्पिंग ईच अदर। अब दूसरा ये है कि टीटीपी हैज अ ह्यूज प्रॉब्लम विद पाकिस्तान। वो तो चाहते हैं कि यहाँ शरिया चले और एक पश्तूनिस्तान बने वगैरह वगैरह। पश्तूनिस्तान बने या ना बने वो दूसरी बात है, बट जैसे आपने पहले बताया, अफगानिस्तान जो है और अफगान और पश्तून कोई भी हो ड्यूरेंट लाइन को मानते नहीं है। तो तकरीबन क्या है कि वो एरिया काफी लॉलेस हो गया और वो पूरा टीटीपी के कब्जे में आ गया। और अगर आप यही आता है टीटीपी और हमास का जो द सिमिलैरिटी, राइट। टुडे टीटीपी इज लाइक हमास। इसके साथ लड़ाई है, बात होता है, सब कुछ होता है, इन्हीं के पैसा लेते हैं, इन्हीं के पैसा पहले लिया। जैसे हमास ने इसराइल से पैसा भी लिया है, इसराइल ने हमास को इस्तेमाल भी किया पैलेस्टीन अथॉरिटी के अगेंस्ट। यही बात है, ये यू सी सेम व्हाट कश्मीर में जो आप बोल रहे हो यहाँ बोल रहे हो। तो टीटीपी और हमास के बीच में कोई ये नहीं है। एक दूसरी बात यह है कि ये जो पश्तून नेशनलिज्म है, जिसको भगाने के लिए पाकिस्तान इतने दिन से कामयाब हो रखी है, अब ये पश्तून नेशनलिज्म कहीं नहीं जाएगा। ये जाने के लिए जगह ही नहीं बचा। ये पश्तून नेशनलिज्म ये एक्सपोर्ट नहीं कर सकते अफगानिस्तान में, ना ये एक्सपोर्ट कर सकता है कश्मीर के अंदर, क्योंकि कश्मीर का हालत भी बदल गया और पाकिस्तान का हालत भी बदल गया। और पश्तून उनका हालत भी बदल गया, टीटीपी का हालत भी बदल गया। तो और पश्तून का कश्मीर के साथ कोई एथनिक सिमिलैरिटी नहीं है, सिमिलैरिटी भी नहीं है, ना उनको इरादा है कश्मीर में आके लड़ने का। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इन दोनों के बीच में पंजाब आ जाता है। एक्चुअली एज ए मैटर ऑफ इंटरेस्ट, मेरा ओरिजिनल आई हेल फ्रॉम अ प्लेस व्हिच इज ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडस रिवर। ये डेरा इस्माइल खान का जो आप वीडियो दिखा रहे थे, और उसकी बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है मियांवली। तो मेरे फादर का होम टाउन ईसा खैर है, जो कि इंडस रिवर पे है, जिसके बाद फिर ये पश्तून का इलाका शुरू होता है। So they want Pashtunistan or whatever you call it. They are not interested in autonomy and all. The people who are interested in autonomy and rights, Pashtun Tahfuz movement को तो मिटा दिया। तो मेरा ये थियोरी है कि ये जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान के लिए परमानेंट है, ये हल नहीं है। और ये बातचीत करना चाहते हैं, कुछ हो रहा है नहीं हो रहा वगैरह वगैरह। दूसरी बात, ये अफगानिस्तान के जो शरणार्थी हैं उनको क्यों वापस भेज रहे हैं? वो इसीलिए वापस भेज रहे हैं क्योंकि इनका मानना ये है कि ये शरणार्थी जो पाकिस्तान में है वो टीटीपी वालों को शय देते हैं, राइट। तो इनको भेज रहे हैं, तो ठीक है, भगा दो, इनका पूरा हक है भगाने के लिए। पर कुछ तो शरणार्थी ऐसे हैं जिन्होंने आज तक अफगानिस्तान देखा ही नहीं। पर अरे शरणार्थी आए किस लिए? क्योंकि that place was hell. They came from that hell into Pakistan. Now Pakistan has made life hell here and pushing them back. तो इनका रवैया क्या होगा? इनका रवैया वही होगा जो पैलेस्टीनियंस का है अगेंस्ट इसराइल। हम बोलते हैं ना, Israel has now got a huge generations of people who are going to be against Israel. Yes. Right? Same thing will happen here because
कुछ फैमिली बढ़ जाएंगे, कुछ वहां चले जाएंगे, वहां उनका कोई बेरोजगारी सब कुछ दे हैव टू डू। तालिबान भी कुछ नहीं होगा इतने लेके, कोई कुछ नहीं होगा। और पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में ये मोहम्मद बिन तुगलक टाइप कहानी कर दिया, मेरा मानना ये है। सो माय व्यू इज दैट दिस एंटायर एरिया ऑफ खैबर पख्तूनवा, अब नॉर्दर्न बलूचिस्तान जो पश्तून इलाका है, वो तो अभी पाकिस्तान के काबू के बाहर है। पाकिस्तान के काबू के इसलिए बाहर है, आप देखिए इतने हादसे हो रहे हैं पिछले एक साल से, जब से ये शुरुआत हुआ है। और पाकिस्तान एक बार उन्होंने वो गए, वो आर्टिलरी इस्तेमाल किया, गनशिप्स इस्तेमाल किया, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ अफगान तालिबान से दुश्मनी मोड़ लिया, और वो भी नाराज हैं इनके साथ। तो और उसके बाद आई डोंट सी पाकिस्तान आर्मी डूइंग एनी एक्टिव ऑपरेशंस टू एरेडिकेट दिस प्रॉब्लम। सो आप किसी तरीके से देखिए, ये एक टीटीपी टाइप ऑफ ये है। और इसके बाद जो पाकिस्तान का हालत होगा, यू सी देयर इज अ, आज के दिन अगर आप पाकिस्तान का मैप देखोगे तो वो पूरा इलाका पाकिस्तान के मैप के अंदर है। दैट इज द डी जूर पाकिस्तान लीगली, बट डी फैक्टो पाकिस्तान तो वो इलाका है ही नहीं, वहां तो इनका चलता ही नहीं है। जैसे जैसे पुराना पुराना एक होता था, पहले फाटा होता था, फाटा होता था, यस, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज। तो करेक्ट, उधर पाकिस्तान की हुकूमत चलती रही थी और वो लॉलेसनेस बहुत थी। ये बहुत उससे भी बढ़कर है। ये जैसे आप ठीक कह रहे हैं बढ़कर है। कि यहाँ पर जो है अब पाकिस्तान की हुकूमत, ये उनके हुक्मरान हुकूमत चला नहीं सकते। पाकिस्तान के their army, their police is unable to enforce law and order, though they are asking them to go. And also one more point in this, ये जो माइग्रेशन माइग्रेंट्स को या जाने के लिए बोल रहे हैं, अगर आप 1971 के बारे में सोचें तो जितने रेफ्यूजीज ईस्ट पाकिस्तान से, जो बांग्लादेश है, ईस्ट पाकिस्तान से इंडिया में आ गए थे, वो आजकल सैम बहादुर पिक्चर बहुत चल रही है, कईयों ने, जो व्यूअर्स हैं कईयों ने देखा होगा पिक्चर में, और कई देखने वाले होंगे, उसमें इसके बारे में बहुत चर्चा होती है, क्योंकि 71 वॉर के बारे में, सैम मानेकशॉ के बारे में पिक्चर है। और उसमें क्लियरली बताया था कि 1 करोड़ 10 मिलियन शरणार्थी रेफ्यूजीज आ गए थे। तो हिंदुस्तान एक डेवलपिंग कंट्री थी, हमारे ऊपर बड़ा बोझ पड़ रहा था। पाकिस्तान में अगर 5 मिलियन उसके आधे आ गए हैं, पाकिस्तान तो बहुत छोटा देश है, और आज की हालत में उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी इकोनॉमी बिल्कुल शैम्बल्स में है। तो पाकिस्तान पे एक बोझ भी है इतने सारे और शरणार्थियों का या अफगान माइग्रेंट्स का। सो ये तो पाकिस्तान डजंट हैव द इकोनॉमी, या शरणार्थियों को रखने के लिए या शरणार्थियों को भगाने में भी इनका बोझ आएगा, कंट्रोल करने के लिए भी नहीं है, काबिलियत नहीं है, कंट्रोल करने के लिए भी नहीं है। तो ये हालत है। सो इफ यू सी, हमस इज सॉरी टीटीपी इज रियली द हमस पाकिस्तान के लिए बन गया है ऑलरेडी। तो यहां पर दो है, क्या पाकिस्तान टूटेगा, या अगर नहीं टूटेगा इवेंचुअली, कि इसका पाकिस्तान का हालत क्या होगा, ये इसके ऊपर मैं आपका राय सुनना चाहता हूं। और इफ यू हैव एनी अदर वे ऑफ थिंकिंग, आई हैव नो प्रॉब्लम, प्लीज गो अहेड। नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि अब क्या होगा। मतलब पाकिस्तान तो बहुत डोलड्रम्स में है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ इस पश्तून प्रॉब्लम को पर फोकस कर रहे हैं। तो अब क्या होगा इस इलाके में, जैसे आपने ठीक कहा और हमने चर्चा भी की कि पाकिस्तान का कंट्रोल तो चलता नहीं इसके ऊपर, क्यों वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं उस इलाके में। हाँ, इन्होंने कुछ 2.5-3 लाख या 4 लाख जैसे फिगर्स वेरी, इन्होंने इतने शरणार्थियों को पुश बैक कर दिया। वो लोग हैं जो थोड़े कमजोर तबके के लोग हैं, वो पुश बैक हो जाते हैं। इसमें माफिया भी है, इसमें कई अमीर लोग भी हैं, उनको कहा जा रहा है कि आपका, और पाकिस्तानी उनसे सस्ते दामों में उनके एसेट्स खरीद रहे हैं, जो लोकल हैं वहां पे, क्योंकि उनको वापस जाना पड़ रहा है, लेकिन उसमें कई माफिया बीच में आ रहा है, बड़े व्हील्स विद इन व्हील्स हैं। तो ये, जैसे मैं कह रहा था, हम बात कर रहे थे कि ये इन्फोर्स करना इनके लिए मुश्किल है। कुछ भेज दी है, लेकिन अगर 4-5 मिलियन हैं और उन्होंने 4-5 लाख भेज दिए, तो अभी तो 1/10 हुआ ना।
तो अभी अभी समय लगेगा। तो ये कितना एनफोर्स कर पाएंगे, कितना नहीं, वो देखना बाकी है। क्योंकि जैसे ही वो ज्यादा एनफोर्स करते हैं तो कुछ स्ट्रॉन्ग कदम उठाते हैं, कुछ प्रोटेस्ट होते हैं, कुछ डेथ्स हो जाती हैं, तो उसमें एक तो प्रोटेस्ट और डेथ्स और राइट्स बढ़ेंगे, दूसरा आप शय दे रहे हैं, अब जिनकी डेथ होगी उनके बच्चे फिर टीडीपी में जाएंगे, वो टीडीपी को सपोर्ट बेस बनेगा वो डिसग्रंटल लोगों का। तो ये इसकी एक सेल्फ सर्विंग डायनेमिक बन जाएगा। और जैसे आपने कहा कि क्या डीजियोर एंड डी फैक्टो पाकिस्तान, सो अगर इसका उसके ऊपर कंट्रोल नहीं चलेगा तो कंट्रोल किसका होगा? एक ऑप्शन ये है कि किसी का कंट्रोल नहीं होगा, लॉलेसनेस रहेगी। तो लॉलेसनेस जहां भी होती है तो वहां पे वॉरलॉर्ड्स बन जाते हैं, वहां पे कुछ हुक्मरान बन जाते हैं अपने हुकूमत चलाने वाले, चाहे वो टीटीपी के लीडर हों, चाहे ट्राइबल लीडर्स हों, चाहे इन दोनों का मिक्सचर हो। दूसरी ऑप्शन है, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, न सिर्फ गवर्नमेंट के साथ बल्कि जो ड्यूरैंड लाइन के वेस्ट में जितने पश्तून हैं उनके साथ इनकी एफिनिटी है, रिश्तेदारी है, गठबंधन है। जैसे आपने काफी डिटेल में बताया कि पहले बेसिस उधर होते थे, अब बेसिस उधर होते हैं, तो वो सब है, उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं। तो क्या अफगानिस्तान ड्यूरैंड लाइन को डी रिकॉग्नाइज करके एक इसको अपना हिस्सा बना लेगा? मतलब मैं एक ऑप्शन बता रहा हूं, ये ऑप्शन है, ये पक्का ऑप्शन है, अनदर पॉसिबिलिटी। पाकिस्तान पिछले 70 सालों से 75 सालों से ये सोचता आया है कि हम कश्मीर को अपना हिस्सा बना लेंगे, वो पीओके को अपना हिस्सा मानता है। तो इसी तरह क्या अफगानिस्तान पश्तून एरिया को अपना हिस्सा बनाएगा? दैट इज अनदर ऑप्शन। दोनों हालतों में जो भी हो, दोनों हालतों में पाकिस्तान, हमें कोई ऐसे सूरत हाल नजर नहीं आते कि पाकिस्तान चैन व अमन से यहां रह पाएगा, यानी पाकिस्तान कंट्रोल कर पाए अपने आप को, वो सूरत नजर नहीं आती मेरे को। और इसीलिए आपका ये कहना ठीक है, क्या ये हमास है? बिकॉज हमास में भी देखें, इजराइल जितना भी कोशिश कर ले, इजराइल जो कर रहा है, मैं तो हमेशा कहता रहा हूं और अभी भी कहूंगा कि इजराइल हमास को, चाहे जितने भी थाउजेंड्स में उसने सिविलियंस की डेथ हो गई है और कुछ हमास फाइटर्स की भी डेथ हो गई है, हमास तो एक आइडिया है, नंबर नहीं है वो, और उसमें हमास पैदा होते जाएंगी और फाइटर्स पैदा होते जाएंगी। अब जनरेशन धीरे धीरे, तो बल्कि हम देख रहे हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड भी फटीग आ रही है, और कई वेस्टर्न वर्ल्ड में, यूएसए में, कई जगहों पे, यूरोप में प्रोटेस्ट हो रहे हैं इजरायली बारबेरिक जो एक्ट्स हो रहे हैं उसके खिलाफ। तो वो दे आर लूजिंग सपोर्ट। तो क्या पाकिस्तान का भी हालात ऐसे हो जाएंगे? इसमें आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान, आपने पूछा क्या वो पाकिस्तान टूट जाएगा? मेरी समझ से पाकिस्तान के टूटने के लिए मैं कहूंगा, पाकिस्तान के खिलाफ मैं कहूंगा, वो ये कि दो वजह हैं कि पाकिस्तान नहीं टूटेगा। पहला, वेस्ट को, यानी अमेरिका, लेड बाय अमेरिका, वेस्ट को पाकिस्तान एज इट इज जैसा है, छोटे मोटे चेंजेस अगर पश्तून उधर चले जाएं उनको फर्क नहीं पड़ता, छोटे मोटे चेंजेस के अलावा पाकिस्तान जैसा है वैसा चाहिए, एज ए बुलवार्क अगेंस्ट चाइना, कॉन्टिग्यूअस टू चाइना, ऑल्सो आने वाले समय में शायद कॉन्टिग्यूअस टू इंडिया, कि अगर भारत की बहुत तरक्की हो तो कहीं उसको भी चेक करने के लिए है। और दूसरा, इस्लामिक कंट्रीज। पाकिस्तान एकमात्र देश है पूरे विश्व में, पूरी दुनिया की, द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसके पास बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब है, न्यूक्लियर वेपन्स है, इससे न्यूक्लियर स्टेट, जिसको ये कोलोकियली इस्लामिक बॉम्ब बोलते हैं। तो उस लिहाज से इस्लामिक कंट्रीज मेरी समझ से नहीं चाहेंगी कि पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ी तब्दीली आए जिससे कि पाकिस्तान का ब्रेकडाउन हो जाए या एरप्ट हो जाए या मतलब चेंज हो जाए। थोड़ा बहुत इलाके की, मैं हम लोग जो
आपने एक आर्टिकल लिखा था जनरल शंकर, आपने लिखा था उसमें जेली स्टेट बोला था इसको, जेली कि स्टेट, यस। इट माइट रिमेन इन जेली स्टेट, यानी कि ना इधर का ना उधर का या बीच का, वो जेली स्टेट, आपने वर्ड बहुत अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया था, तब से मेरे जहन में बैठा हुआ है। तो ये मेरा मानना है या मेरी व्यू है। या सो फाइनली व्हाट, अगर हम पूरा देखेंगे, इफ आई कैन समराइज, इसमें दो राय नहीं है। टीटीपी जो है पाकिस्तान के लिए एक हमस बन के निकल आया है। पाकिस्तान इसको काबू नहीं कर सकता इस हालत में। अगर पाकिस्तान का अर्थव्यवस्था नहीं बदलेगा तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। और पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम और पॉलिटिकल वीकनेस देखेंगे तो मेरे ख्याल में टीटीपी के ऊपर काबू करना मुश्किल है। और पाकिस्तान और तालिबान के बीच में जो संबंध है वो बिगड़ते जा रहे हैं, इसके वजह से भी टीटीपी को और ज्यादा शाय मिलेगा, ये प्रॉब्लम होगा। जहां तक ये अफगान शरणार्थी का प्रॉब्लम है, पाकिस्तान ने ऑलरेडी छेड़ दिया है ये प्रॉब्लम, और बिगड़ता ही जाएगा, सुधरने के लिए कोई रास्ता नहीं है। और एक काउंटरवेट, जो एक डेमोक्रेटिक काउंटरवेट को इन्होंने 4-5 साल पहले आउट कर दिया, और अभी कुछ पिछले हफ्ते इन्होंने पश्तीन मंजूर, जो हाँ, इनका हेड है, पीटीएम का हेड है, उसको भी अरेस्ट करके अंदर दोबारा कर दिया, तो उसको भी दबाना चाहते हैं। तो सो पाकिस्तान विल रिमेन अ जेली स्टेट। ये जेली कहाँ का शेक होता रहेगा, एक ये पश्तूनिस्तान के इलाका में, तो we'll never know what it is. They'll never know peace hereafter. दूसरा, बलूचिस्तान में तो ये प्रॉब्लम होगा, और बलूचिस्तान और टीटीपी का गठबंधन हो रहा है, नहीं, हो गया है, राइट। सो बलूचिस्तान का प्रॉब्लम भी बढ़ते जाएंगे। तीसरी बात, जो मैं पिछले 20-25 साल से नहीं सुन रहा हूँ, और आजकल जो सुन रहा हूँ, हालांकि उसका प्रॉब्लम कम है, बट सुन रहा हूँ इनके प्रॉब्लम्स, आप भी सुने होंगे, वो है गिलगिट बाल्टिस्तान में और पीओके में कुछ आवाजें उठ रही हैं, हल्का सा हो ही सही पर उठ रहे हैं। तो यहाँ भी इनको थोड़ा प्रॉब्लम होने का अंदेशा है। होगा या नहीं ये नहीं, अभी थोड़ा जल्दी है बताने के लिए, इट्स टू प्रीमेच्योर, बट इट इज देयर। एंड ऑफ कोर्स देयर ओन इंटरनल पॉलिटिक्स सुधरने का कोई ये नहीं है। सो वी आर गोइंग टू कंटेंट विद अ जेली स्टेट पाकिस्तान नेक्स्ट टू अस। So my last question is, what are the implications for India for this? Because हर वक्त जो है ना, we have to look at implications for India, and of course tomorrow we can discuss this। जब हम कश्मीर के बात कर रहे हैं तो कश्मीर के ऊपर क्या असर होगा, because Kashmir itself is in a kind of a nebulous situation at this point of time, but that we'll talk, कल बात करेंगे जी, पर आज टुमारो इसके बारे में। वी आर डिस्कसिंग कश्मीर। तो लेकिन बहुत अच्छा सवाल है, अच्छा पॉइंट भी है कि हर चीज को हमें इस नजरिए से देखना है कि उस सो व्हाट फॉर अस, हमारे व्हाट आर द इम्प्लिकेशंस फॉर अस। मतलब चाहे रशिया यूक्रेन वॉर हो, उसमें भी हम लोगों ने यही देखा है कि व्हाट आर द लेसन्स फॉर इंडिया। लेसन्स एक तरफ है और दूसरा हमारे लिए क्या मुश्किलात आ रही हैं, हमारे को वेपन्स मुहैया करा पा रहे हैं, एम्यूनिशन मुहैया करा पा रहा है रशिया की नहीं, तो दैट्स हाउ वी लर्न। सिमिलरली जब ये स्टेट है, डिस्टेबलाइजिंग सी स्टेट है, या डिस्टेबलाइजिंग इज अ स्ट्रॉन्ग वर्ड, बट पश्तूनिस्तान का जो इलाका है, वो जो स्टेट हमने पिछले आधे घंटे से डिस्कस की है, जब वैसा हालात हैं तो व्हाट इज द इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया, भारत को क्या देखना है, हमें क्या देखना है। पहला एक मोटा पॉइंट तो ये है, हमने ऐसे डिस्कस कर लिया, ठीक है, क्या पाकिस्तान आर्मी ऐसे सोचती है? मेरी समझ से नहीं, मेरी समझ से पाकिस्तान आर्मी सोचती है हम काबू पा लेंगे, हम काबिल हैं, काबिलियत हमारी काबिलियत है, हम इसमें काबू पा लेंगे या इसको कंटेन करके तो रखेंगे, ये स्पिल ओवर नहीं होगा। दूसरा, ये इतिहास गवाह है, हिस्ट्री हैज इट दैट व्हेनेवर देयर हैज बीन इंटरनल प्रॉब्लम, यानी कि इंटरनल प्रॉब्लम पाकिस्तान की जो है बहुत बड़े मैग्नीट्यूड की हो जाती हैं, तो वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि डोमेस्टिक ऑडियंस, अपने देश की पॉपुलेशन का ध्यान दूसरी तरफ चला जाए। मान लीजिए एक लड़ाई छिड़ जाए भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो अंदर की प्रॉब्लम छोड़ करके उनको लड़ाई में, दोनों देशों को लड़ाई में लगना पड़ेगा, आपस के डिफरेंसेस भूल के सबको यूनिटी दिखानी पड़ेगी, चाहे वो
ग्रुप्स हों, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हों, सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। लेकिन क्या पाकिस्तान ऐसी हालत या स्थिति में है आज कि वो भारत से कोई वॉर कर सके? आई डोंट थिंक सो। इसके पास ना तो इकोनॉमी है, ना पॉलिटिकल कोई गवर्नमेंट, स्ट्रांग गवर्नमेंट है, ना डिप्लोमेटिक इनकी हेफ्ट है, गुडविल है, कि ये ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे ये कर पाएंगे। तो दूसरी तरफ क्या कर सकते हैं? अगर कुछ करना ही है तो वो ये कर सकते हैं कि वो कश्मीर में कुछ हरकत कर सकते हैं। बहाना 370 के जो परसों डिसीजन आया है 2-3 दिन पहले, और उसके ऊपर बहुत चर्चा चल रही है। तो हमें वी हैव टू बी ऑन आवर गार्ड कि क्या पाकिस्तान अपनी एक्टिविटीज बढ़ाएगा कश्मीर में, टेररिस्ट एक्टिविटीज, आई मीन अपनी प्रॉक्सी वॉर को, और क्या पाकिस्तान इसको एक्सपैंड करेगा, यानी पंजाब की तरफ या और किसी जगहों पर। मतलब जब मैं कह रहा हूं किसी और जगह पे, तो उसका मैं एक आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि जब मैं कोर कमांडर था कश्मीर में, तो डेथ बाय 1000 कट्स तो हमने सुना है, उनका एक प्रिंसिपल फिलॉसफी है। लेकिन हमने एक नई चीज सुनी थी इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट में उस टाइम, डेथ बाय 1000 रिवोल्ट्स। मतलब हमारे देश में किसी और जगह पर भी अगर कोई मूवमेंट होती है तो उसमें रिवोल्ट्स में पाकिस्तान शय देता है, बढ़ाता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बढ़ती जाए। मैं इस डिस्कशन को ज्यादा एक्सपेंड नहीं करूंगा, एग्जांपल्स भी दे सकते हैं, लेकिन आई थिंक एवरीवन कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। थैंक यू। Yeah, I think we have summed it कि we should be very clear पाकिस्तान हमारे साथ क्या कर सकते हैं, and we should also be clear हम पाकिस्तान के साथ क्या कर सकते हैं, और पाकिस्तान के साथ हम क्या करेंगे और क्या कर सकते हैं, हम कल बात करेंगे इसके बारे में। राइट।